का जो हमारा वीडियो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन पे है। हम लोग मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, SN1 SN2 हम लोग कर चुके हैं और उसका क्वेश्चन भी देखें कि किस तरह से उसका क्वेश्चन आता है। और आज हम लोग देखेंगे सेकंड मैकेनिज्म जिसमें हम लोग E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। समझने के लिए अगर समझें कि ये क्या है तो आप कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन ठीक है, इन दिस रिएक्शन क्या होगा, क्या फॉर्म करता है, अ डबल बॉन्ड। अब देखिए ए बोले मतलब एक ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक से ज़्यादा भी बाद में आप देखेंगे कि एक ही कंपाउंड में ज़्यादा भी फॉर्मेशन हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड का तो फॉर्मेशन होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? बॉन्ड formed between अल्फा एंड बीटा। जो अल्फा को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे अल्फा एंड बीटा कार्बन। समझ में आया? इज फॉर्म्ड बाय, अब ये डबल बॉन्ड फॉर्म कैसे किया, तो इज फॉर्म्ड कार्बन फॉर्म्ड बाय इलिमिनेशन ऑफ, या रिलीज कर सकते हैं, इलिमिनेशन और रिलीजिंग a halogen to a carbon to अल्फा, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, टू अ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, अब अल्फा कार्बन किसको कहते हैं हम लोग ऑलरेडी बेसिक, जब हम लोग 12th 11th का पढ़ रहे थे वहाँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ हम लोग देख चुके हैं कि वैसा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप क्या है, अटैच है। तो जाहिर सी बात है हैलोजन हट रहा है, अब हैलोजन अटैच है जिस कार्बन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा। मतलब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो वहीं से हैलोजन टू अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन भी हट रहा है, टू बीटा कार्बन, ठीक है, ऑफ हैलो अल्केन। मतलब अल्का हैलाइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हैलो अल्केन से एक हाइड्रोजन, ठीक है, हैलो अल्केन से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिमूव करके क्या बना रहा है, आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। या इसी को आप लोग अलग अलग कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। और कह सकते हैं डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हटना, डिहाइड्रो हैलो मतलब हैलोजन भी हटना। इस प्रोसेस को जिसमें कि हाइड्रोजन भी हट रहा है, हैलोजन भी हट रहा है, कि रिमूव हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लोग देखें, तो मान लेते हैं एक एग्जांपल के साथ हम लोग चलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे X जुड़ा हुआ है। X मतलब आपका कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे करके आयोडीन, कोई भी आपको जुड़ा हुआ है, और प्लस यहाँ पे होगा क्या, तो रिएक्टेंट में आप कह सकते हैं अल्कोहलिक KOH होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, KOH अगर एक्वस है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था, अल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो, यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्टेंट आपका। यही जो है ना, कभी एक्वस फॉर्म में देगा, ये आपको अल्कोहलिक फॉर्म में देगा, ये नॉर्मल। तो तीनों के साथ 3 अलग अलग रिएक्शन होता है, इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। तब है कि यहाँ से हुआ क्या क्या, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है,
यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो बोला क्या रिएक्शन में, बोला कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हट गया, जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप है तो ये हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है। और बीटा कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन हट गया। अब बीटा कार्बन कौन है, ये अगर अल्फा कार्बन है इसको क्या कहेंगे, बीटा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ से ये क्या है, हाइड्रोजन हट गया। और जो हटने के बाद जो बना आपका वो क्या बनेगा, CH3 CH और डबल बॉन्ड आपका CH2। समझ में आ रहा है। और जो हैलोजन है वो यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, ये तीन मैकेनिज्म से फॉलो करता है एलिमिनेशन रिएक्शन, प्रोसीड वाया 3 मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म है एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब बारी बारी से हम लोग उस मैकेनिज्म को देखेंगे। कौन कौन से 3 मैकेनिज्म है, तो पहला जो है आपका वो है आपका E2 मैकेनिज्म, दूसरा जो है आपका E1 E2 भी आप बोल सकते हैं, E1 पहले ही बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, E1 मैकेनिज्म। और तीसरा जो है वो E1 CV मैकेनिज्म। अब E1 CV क्या है, तो ये CV से जो है ना आपका एलिमिनेशन, और यहाँ से हो गया कंजुगेट, ये बेस होता है, बी से क्या होगा आपका बेस, तो कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग बारी से करेंगे। अब देखिए ये सिमिलर आपका नजर आएगा किसके जैसा, तो हम लोग पढ़े थे SN2 के जैसा। इसका जो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा किसके जैसा रहेगा, SN1 के जैसा रहेगा। समझ में आ रहा है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, तो इसमें एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था और एक न्यूक्लियोफाइल रिलीज कर रहा था। इसमें न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन दोनों रिलीज कर रहा है, इसमें सिर्फ एलिमिनेट हो रहा है। और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था कि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा था। बाकी जो इसका कंसेप्ट लगता है वही यहाँ पे इसका भी है, समझने के लिए आपको हेल्प मिलेगा। दोनों को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं तो लिख सकते हैं E2 में हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं कि E2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of alkyl halide, depends on concentration of alkyl halides, ठीक है, alkyl halides एंड बेस। आप SN2 का याद कीजिए, इसमें भी जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता था कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड बेस। मतलब इसी को हम लोग लिखते थे ऐसे कि ठीक है। और यहीं से हम लोग बोलते थे कि ऑर्डर ऑफ, अगर रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो 2 है वो ये इसके ऑर्डर को बताता है क्या बताता है, इसके ऑर्डर को बताता है कि ये सेकेंड ऑर्डर आपका रिएक्शन है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तब है कि ये रिएक्शन किसके थ्रू जाएगा, तो ये जो रिएक्शन है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ सबसे फास्ट होगा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्शियरी, जो कि हम लोग इसमें भी देखते थे। तो आप कह सकते हैं कि जो रेट कहेंगे, अगर हम लोग रेट कहें तो प्राइमरी कार्बन मतलब हैलाइड, इससे कम आपका सेकेंडरी हैलाइड का, और सबसे कम आपका किसका हो जाएगा, टर्शियरी हैलाइड का। मतलब कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो दिस रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, अगर अल्कोहलिक KOH नहीं है, यहाँ पे एक्वस KOH कर दिए तो ये SN2 के थ्रू चला जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, ये SN2 के थ्रू, मतलब E2 और SN2 में जो फर्क है वो सिर्फ अल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH का है। अगर एक्वस KOH दे दिए तो ये SN2 मैकेनिज्म होगा, एक अल्काइल हैलाइड, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। इसी को हम लोग है ना रिएक्शन से समझ लेते हैं, एक रिएक्शन मैकेनिज्म से। जिस तरह से 1 स्टेप रिएक्शन, ये भी क्या था आपका 1 स्टेप रिएक्शन, तो ये भी क्या है 1 स्टेप रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को समझेंगे हम लोग यहाँ पे।
कोई एक से कोई हैलाइड है, कोई हैलाइड है आपका, बस प्राइमरी और अल्फा और बीटा कार्बन रहना चाहिए। तो ये अल्फा हो गया कार्बन और ये हो गया आपका बीटा कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन लगाए हैं हम, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH आपका ऑलरेडी प्रेजेंस है। तब यहाँ पे C2H5O-, ठीक है, रिएक्शन के रूप में अगर आया तो जिस समय ये ऐड होगा उसी समय ये रिलीज होगा। तो यहाँ बनेगा क्या? ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। और उस ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग दिखलाएंगे क्या, तो समझिएगा। मतलब इस समय हम लोग हैलोजन को टूटता हुआ भी दिखलाएंगे और आपका ये जो है ना यहाँ पे आपको जुड़ता हुआ भी नजर आएगा। इसको इस इधर से तिरछा करके बना देते हैं। किससे जुड़ा हुआ है? तो सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बना है। ये जो हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अभी क्या है कि ये बॉन्ड आपका वीक हो रहा है, ये बॉन्ड आपका टूटता चला जाएगा, ये भी बॉन्ड आपका टूटता चला जाएगा। दोनों एक ही बार में टूट रहा है, समझ में आ रहा है? दोनों एक ही बार में आपका टूटेगा। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब वन स्टेप रिएक्शन है, इसमें भी वन स्टेप रिएक्शन पढ़ते थे हम लोग। पढ़ते हैं कि जो रिएक्शन है प्रोसीड वाया ट्रांजिशन स्टेट, या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ भी लिखते थे, यहाँ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हो रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तब यही जो यहाँ से फिर इसके अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ये आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दीजिए, दोनों हट गया और आप इस तरह करके अल्कीन बना सकते हैं। समझ में आया? ये हुआ आपका E2 मैकेनिज्म। ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर है। अगर आपको SN2 का याद होगा तो इसका याद होगा, बस उसमें एक जुड़ रहा था एक जा रहा था, इसमें दोनों का दोनों जा रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है और आपका हैलोजन भी जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? E1 की हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? E1 और SN1। अब SN1 में क्या पढ़े थे कि ये जो है ना आपका दो स्टेप में रिएक्शन होता है। क्या होता है? दो स्टेप में। और 1 का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1। मतलब कि जो रेट है, रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली, ठीक है। अल्काइल हैलाइड ओनली। समझ में आ रहा है? मतलब आप इस रिएक्शन का जो रेट लिखेंगे वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है। रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। मतलब SN1 में यहां तक भी हम लोग यही लिखते थे। बस अंतर है कि उसमें एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, एक जा रहा था। इसमें सिर्फ और सिर्फ जाता ही है, आता नहीं है। नाम से ही लग रहा है ना कि इलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था SN1 में, जो फर्स्ट स्टेप था स्टेप 1, स्टेप 1 जो कहते थे, क्या कहते थे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहां भी लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है तो आप ये एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपका ये टर्शियरी है, चूंकि टर्शियरी वाला ज़्यादा आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना आपका ये प्लस साइन। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन है, ये समझ लेना है कि यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन आपके हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि यहाँ से एलिमिनेट करेगा, क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा। एक हाइड्रोजन भी आपका जाएगा, हाइड्रोजन तो चला गया, एक हाइड्रोजन भी जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या कहेगा? दूसरा स्टेप जो है लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिख दिया है, इधर जगह है, हाँ इधर जगह है। स्टेप 2 में क्या होगा? लूज ऑफ प्रोटॉन। SN1 में क्या हो रहा था? यहाँ पे एडिशन हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा था? एडिशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटॉन को भी लूज करना है। हाइड्रोजन लूज कर दिए, अब प्रोटॉन को भी लूज करना है। मतलब यही ये जो यहाँ पे है। अब इसके पास क्या है आपके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो एक कोई हाइड्रोजन जो है ना रिलीज कर देगा। अब चाहे इसका हटाइए, इसका हटाइए, बात बराबर है। यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिलीज कर जाएगा। और आपका जो बनेगा वो कुछ इस तरह से
CH3 और ये नीचे आप डबल बॉन्ड CH2 कर सकते हैं। इसी को सीधे करके आप अगर सीधा करके लिखेंगे तो CH3 आपका C डबल बॉन्ड आपका CH2 और यहाँ से आपका CH3, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, इवन मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ चूंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है। ये क्या होता है, आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है। और हमको पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन का रेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका इसका ये रहेगा, रेट रहेगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका जो बनता है कि जो रेट है इस रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। समझ में आ रहा है? सेम SN1 E1, तो इस तरह से याद करेंगे ना तो आपको लग रहा है कि हम 4 मैकेनिज्म पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई 4 मैकेनिज्म है नहीं, 2 ही मैकेनिज्म में समझ लेना है कि एक में एक SN1 SN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो हम लोग थर्ड एलिमिनेशन की बात करते हैं। तब हम लोग बात करते हैं थर्ड E1 CV मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है ना, ये होता है E1 के जैसा ही, लेकिन जस्ट उल्टा। मतलब लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज अपोजिट टू आपका E1 मैकेनिज्म का क्या है, ये जस्ट अपोजिट है। मतलब अपोजिट मतलब तो कहेंगे सर तो E2 हो जाएगा क्या, E2 नहीं, E1 का ही अपोजिट। अब E1 में अपोजिट कैसे होगा, तो E1 में जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या होगा, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा। दैट इज नॉट फॉर्म या कह सकते हैं प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नॉट फॉर्म कार्बोकेटाइन। तब क्या हो गया, रिएक्शन प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन। ठीक है, कार्बो एनाइन या कार्बोनाइन की फॉर्मेशन से जो है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तब ये रिएक्शन होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा कि दिस रिएक्शन requires very high activation energy, वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी या रिएक्शन जो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इन जनरल नहीं देखा जाता है रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन नॉट प्रोसीड इन जनरल, भाया क्या, इन जनरल। ठीक है, तब क्या होगा कि इस रिएक्शन को समझें कि हमारा नेगेटिव साइन कैसे आएगा। तो नेगेटिव साइन मतलब कार्बो एनायन कैसे बनेगा, तो अगर इस रिएक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप is attached to कैटायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। समझिएगा इस चीज को कैसे करेंगे। अब ये फ्लोरीन यहाँ पे ऐड है, बहुत ही स्ट्रांग है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो पहला स्टेप है
देखिए SN E1 का अपोजिट है, मतलब 2 स्टेप में तो इसका भी होगा, ठीक है, लेकिन बस वहाँ कार्बोकेटायन नहीं, कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा। तब क्या है कि जब यहाँ पे आपका एक ग्रुप आएगा, किससे, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, तो इस हाइड्रोजन को लेगा। इस हाइड्रोजन को कौन ले रहा था, तो C2H5O माइनस आके इससे अटैच हो जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ से मैकेनिज्म इसको हटना था, लेकिन चूंकि ये स्ट्रांग है, इससे पहले आपका ये हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो जो फॉर्मेशन होगा आपका वो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा उसके साथ, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या बचेगा, कार्बन के पास माइनस बचेगा। और तब जाके सेकेंड स्टेप में अगर आप कहें तो यहाँ से आपका जब फ्लोरीन हटेगा, क्या हटेगा, फ्लोरीन हटेगा। तो पहले क्या आया, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, पहले हाइड्रोजन नहीं हटा, पहले आपका यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, प्रोटॉन हट गया, और तब नेगेटिव कार्बो एनायन का फॉर्मेशन हुआ। और इस कार्बो एनायन के बाद तब जो है ना ये वाला ग्रुप हटेगा, और फिर से आपका ये डबल बॉन्ड आपका CH2 बनेगा। तो लगभग आपका मैकेनिज्म तो वही है कि 2 स्टेप में हो रहा है। एक स्टेप में जो है ना आपका क्या हुआ, ये प्रोटॉन हट गया, प्रोटॉन हटा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन किया, और तब आपका हैलोजन हटा। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है तभी इसके थ्रू रिएक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ओवरऑल हम लोग चर्चा कर लेते हैं ओवरऑल कि E1 E2 में हम लोग क्या पढ़े, किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा। अगर आपका कंडीशन 1 पहला कह सकते हैं, अगर इफ गिवन कंपाउंड, जो कंपाउंड आपको दिया गया है, इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, बस मन में क्या जाएगा कि ये किसके थ्रू होगा, E2 के थ्रू होगा। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, हुज बीटा कार्बन एटम इज आइदर, जो बीटा कार्बन एटम है इज आइदर मिथाइल ग्रुप, समझ में आ रहा है, मिथाइल ग्रुप, और ऑफ सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। अगर ये है तो आपका जो रिएक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, वाया E2 मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। क्यों, अगर ये भी रहा तो मिथाइल शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, ये सब लोग पढ़ते थे ना, अल्काइल शिफ्टिंग, वहां से भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है हम लोग कह सकते हैं कि अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, हुज बीटा कार्बन एटम क्या है, हुज बीटा कार्बन एटम इज आइदर टर्शियरी और क्वाटरनरी, मतलब 3 डिग्री और 4 डिग्री, ठीक है, तब किसके थ्रू होगा, E1। अब ये क्यों हो गया, मतलब आपका जो बीटा कार्बन है वो या तो टर्शियरी कार्बन हो या क्वाटरनरी कार्बन हो, तब क्या हो गया, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस, किसके कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस ये इंपॉर्टेंट है, आप कंपाउंड देखेंगे आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स है, यहां भी प्राइमरी है, तो प्राइमरी E1 E2 के थ्रू जा रहा है, प्राइमरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 के थ्रू जा रहा है, एलिमिनेशन E2 के थ्रू जा रहा है। लेकिन अगर बीटा कार्बन पे आपका हाइड्रोजन जो है ना रह के वो जो कार्बन है वो टर्शियरी रहे चाहे क्वाटरनरी रहे, तब क्या होगा, आपका E1 मैकेनिज्म हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब ये समझ गए फिर तो आपको फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका नॉर्मल ही है कि अगर आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो किसके थ्रू होगा, E1 के थ्रू होगा, जो हम लोग SN1 में पढ़ते हैं। अगर आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो किसके थ्रू होगा, ये भी E1 के थ्रू होगा, या E1 E2 दोनों कह सकते हैं, क्योंकि रेट जो है ना आपका वो फॉर्मेशन इसी पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेजर प्रोडक्ट जो है E1 का, जो मेजर प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन पे वो डिपेंड करेगा। अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो जो मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट वो किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो
मेजर जो प्रोडक्ट है विल बी डिसाइडेड on the basis of more stable carbocation, on the basis of more stable कार्बोकैटायन, मोर और स्टेबल कार्बोकैटायन के बेसिस पे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट में भी ऑप्टेंट, में भी बोल रहे हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्टेंट करेगा, लेकिन कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट में भी ऑप्टेंट, ठीक है, में भी ऑप्टेंट, मतलब अगर पॉसिबल हो। अब रीअरेंजमेंट किसके थ्रू होता है, या तो आप हाइड्रोजन शिफ्टिंग कहते हैं, या आप पढ़ते होंगे मिथाइल शिफ्टिंग। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन शिफ्टिंग के थ्रू भी आपका प्रोडक्ट स्टेबल बन सकता है, और इसके थ्रू भी हो सकता है। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब यहां से दो लॉ आता है कि सर जो मेजर प्रोडक्ट है ये तो कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से हो रहा है, लेकिन इवन अगर E2 की बात करें तो कैसे होगा। तो यहां से जो एक मैकेनिज्म आएगा कि जो मेजर प्रोडक्ट है, अगर हम लोग E1 की बात करें, सॉरी E2 की बात करें, कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू बनेगा, तो सेडजेफ रूल के थ्रू बनेगा, ठीक है। E2 में जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, किसके थ्रू, तो सेडजेफ के थ्रू। अगर हम यही E1 की बात करें तब क्या हो जाएगा आपका, E1 की बात करें तो भी जो मेजर प्रोडक्ट है वो किसके थ्रू बनेगा, सेडजेफ के थ्रू बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर E1 CV की बात करें तो ये किसके थ्रू हो जाएगा, हॉफमैन रूल के थ्रू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हॉफमैन रूल के थ्रू। अब क्या होता है सेडजेफ, क्या होता है हॉफमैन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये मैकेनिज्म रहा आपका E1 E2 का। तो यहाँ पे आप समझेंगे और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे NCERT एक बार बुक पढ़ लें, और जो नोट्स है जहाँ पे कंफ्यूजन लगे, अगर इतना बहुत कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करके ऑलरेडी हम बहुत ईजी वे में बताएं, फिर भी अगर कंफ्यूजन रहे आप मैसेज कीजिए, कोशिश करेंगे, अगर वीडियो जरूरत पड़ा तो वीडियो, नहीं तो कुछ और तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू।